हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडक्शन का लेक्चर नंबर 10 है। अब बेटा इसमें अब आ रहा है इक्वलेंट वेट, इक्वलेंट वेट और इक्वलेंट मास। it is the it is the mass of a substance, mass of a substance, element or compound, element or compound that directly or indirectly combines or displaces 1 gram of oxygen, 8 grams of 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, and third one 35.5 gram of chlorine. ठीक है कि नहीं है? So equivalent weight is the mass of the substance, element or compound that directly or indirectly combines or displaces 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine. ठीक है कि नहीं है? देखिए अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इसको नोट कीजिएगा। देख लीजिए बेटा, हमें पता है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है ना? तो n किसके बराबर होता है? W अपॉन m। अगर हमें कोई देगा 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हम सीधा करते हैं, वेट इसका 49 है तो W है 49 ग्राम्स, और यहाँ पे है मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है H2SO4 का, वो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट सल्फर का 32 है। ये 4 बार आ रहा है क्योंकि ऐड हो रहा है, 3 एलिमेंट्स है, 16 वो आएगा 2 + 32 + 64 वो आएगा 98 ग्राम्स। ठीक है ना? तो इसके कितने मोल्स निकलते हैं? इसके मोल्स निकलेंगे, ये क्या कहते हैं 49, ये क्या आएगा 98, वो क्या आएगा 2, 1/2 वो क्या आएगा 0.5 मोल्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर आपको कोई कहेगा 4 ग्राम्स ऑफ NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप सीधा करते हो, वेट इसका कितना है 4 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना निकलेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का क्या है एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, 1 ये कितना आएगा 40, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया 40 ग्राम्स। तो इसका मतलब इसका n क्या आएगा, 4 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 40,
ये क्या आएगा 1/10, वो क्या आएगा 0.1 मोल्स। ठीक है ना बेटा, ये तो है, इसको हम बेटा कहते हैं मोलर मास भी इसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं है, एक मोल के लिए वेट ऑफ सबस्टेंस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस क्या है, उस हिसाब से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है इक्विवेलेंट वेट। ये यूजुअली ये टॉपिक आपका मोल कंसेप्ट में भी आएगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी ये है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर और एन फैक्टर। चलिए ये पहले देखेंगे ये इक्विवेलेंट क्या है, ये पहले समझेंगे ये इक्विवेलेंट क्या है, यही समझेंगे पहले बेटा ये इक्विवेलेंट्स क्या है। देखो बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल लिथियम लूंगा, लिथियम किस फैमिली के साथ बिलोंग करता है, लिथियम हमें पता है फर्स्ट ए ग्रुप जो है इसमें यही आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर सेकंड ए में कौन आता है ये भी आपको पता है, उसमें कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। ठीक है कि नहीं है। अब हमें पता है लिथियम जो है, मैंने कहा ये कि यहां पे समझिएगा बेटा, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट, पहले समझिए इक्विवेलेंट वेट वो मास है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, वो मास या वो वेट है जो क्या हो जाएगा, या तो 1 ग्राम क्या है बेटा, हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन यानी प्लस हो जाएगा, या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है ना, या तो 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। या तो हम इक्विवेलेंट मास उसको कहेंगे, या तो वो मास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ अगर कोई ऐड हो जाएगा तो इक्विवेलेंट मास कहेंगे, अगर वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इक्विवेलेंट मास बनेगा, अगर कोई 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास। कोई भी सबस्टेंस, कोई भी एलिमेंट अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास। अगर यही कंबाइन हो जाएगा किसके साथ बेटा, 8 ग्राम के साथ ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास। अगर यही 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास। या दूसरा, या डिस्प्लेस होना, या अगर कोई यहां प्लस हो रहा है, अगर किसी चीज में से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब कोई अगर हाइड्रोजन बाहर निकालेगा अपने कंपाउंड में से, ठीक है ना, मगर कितना, 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम सेपरेट करेगा अपने कंपाउंड से, सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा। अगर इसी तरह माइनस निकालेगा किसको, ऑक्सीजन को, मगर कितनों को, 8 ग्राम को निकालेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, इक्विवेलेंट मास उसको कहेंगे। अगर मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, माइनस करेगा 35.5 ग्राम क्लोरीन को, तो उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आ रही कि ना, फिर से समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा इक्विवेलेंट मास क्या है, आप बेटा ये कहना कि इक्विवेलेंट मास वो होता है जो या तो वो सबस्टेंस या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली 1 ग्राम के साथ अगर ऐड हो जाएगा तो उसको इक्विवेलेंट मास कहेगा, अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इक्विवेलेंट मास है, अगर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ मिलेगा तो इक्विवेलेंट मास है। और इसी तरह अगर आपसे कोई कहेगा अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन को एक मतलब प्रोडक्ट साइड से निकलेगा हाइड्रोजन 1 ग्राम तो उसको इक्विवेलेंट मास कहेंगे, अगर प्रोडक्ट साइड से मतलब ये माइनस हो जाएगा
तो ये मतलब वो निकलेगा वहां से, ठीक है बेटा कि नहीं है, मतलब अपने कंपाउंड से उसने 8 ग्राम को बाहर निकाला, तो वो भी इक्विवेलेंट मास है। अगर 35.5 ग्राम को अपने कंपाउंड से बाहर निकाला तो उसको भी बेटा क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ये डिफरेंट है उससे। नंबर हमें पता है मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मोलर मास। बस अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं या तो कोई भी सब्सटेंस, मान के चलिए ये है ए, यहाँ पे ए है, अगर ये ए कितने के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, इसको क्या कहेंगे फिर, इक्विवेलेंट मास। अगर यही ए मिलेगा फॉर एग्जांपल 8 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। अगर यही ए मिलेगा 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, इक्विवेलेंट में मास। अगर यही ए बाहर निकालेगा किसको, अगर कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन है, मान के चलिए इसने निकाला 1 ग्राम निकाला बाहर, ठीक है ना, तो इसको इसको क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास। अगर यहाँ पे मान के चलिए ए हो है, इसने अगर बाहर किया ऑक्सीजन को मगर कितना का, 8 ग्राम को, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास। अगर इसके साथ ACl है, अगर इसने Cl को बाहर निकाला तो मगर कितना, 35.5 ग्राम, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको समझने के लिए अब हम समझेंगे, तो आपसे कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइंस या डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम ऑक्सीजन या 8 ग्राम, ये 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखेंगे किस तरह करेंगे। देखो बेटा, देखो बेटा क्या करेंगे इसके लिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सिंपलेस्ट लिथियम। लिथियम मुझे पता है ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, अभी मैंने कहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है ना, या लिथियम, सोडियम, ठीक है ना। तो ये वो एलिमेंट्स है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है अगर हम ग्रुप वाइज देखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिटेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, है ना। इसी तरह स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, इसी तरह है लैंथेनाइट, लैंथेनम, सीरम, प्रिजोडियम, यूरेनियम, प्रोमिथियम, समरियम, यूरोपियम, इसी तरह सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। हम हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव नहीं देखते हैं, हम हाइड्रोजन को हाइड्राइड नहीं देखते हैं, वहां पे सिंपल H होता है। लिथियम एज Li पॉजिटिव नहीं होता है, लिथियम Li होता है। सोडियम Na पॉजिटिव नहीं होता है, सोडियम N होता है, Na होता है, नाइट्रोजन। पोटेशियम जिसको कैलियम कहते हैं वो एज सच क्या होता है, K होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इसमें बेटा क्या है कि अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन का क्या है 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने कहा है कि हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1 है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें मैंने ये बताया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 3, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया it was first introduced by Moseley. It is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. For neutral atoms number of protons are always equal to number of electrons, ठीक है कि नहीं है। But as far as anionic और cationic species उसमें exceed हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। किसी में इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मगर प्रोटॉन वैल्यू रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब जब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा, या लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसमें कितने प्रोटॉन है बेटा 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कॉन्फ़िगरेशन देंगे के में कितने आते हैं 2, एल में कितने, अब इसको एल में कितने आते हैं 8, मगर इसको कोई देने वाला नहीं है, ये कहेगा मैं एक को गवाह ही दूंगा। तो इसमें कितने प्रोटॉन थे 3 प्रोटॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गवाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा 1 पॉजिटिव, तो इस पे क्या आता है
Li पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। तो Li पॉजिटिव की वजह से इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनकी जीरो वैलेंसी होती है, ना वो कोई गेन करते हैं ना वो कोई लॉस करते हैं। क्योंकि अगर हम हीलियम देखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, के शेल में 2 है। इसी तरह हीलियम के बाद क्या आता है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। इसके वैलेंस में कितने हैं, 8। न ये देगा न ये लेगा, जीरो वैलेंसी। ये कोई ना गेन करता है ना लॉस करता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मगर जो ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये कितने, सोडियम भी इसी तरह, इसका क्या है, सोडियम का बेटा 11, 281। तो ये क्या, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन, कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। मगर इसकी वजह से क्या ये है, अनस्टेबल। ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे क्या रहेंगे फिर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉनों के साथ बैलेंस हो जाएंगे, वहां पे क्या चढ़ेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, Na पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं, इनमें क्या होता है, यूनिपॉजिटिव होते हैं, ये मेटल होते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि इनको क्या आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जिस तरह पोटेशियम का है 19 एटॉमिक नंबर, 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, मगर एक की वजह से ये अनस्टेबल है, ये उसको गवाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मिलेगा, आर्गन के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो whenever any element loses one electron या it undergoes oxidation, definitely one unit positive charge is acquired on that element, ठीक है कि नहीं है। अगर कोई दो एलिमेंट, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12, 282। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, क्योंकि 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1 पॉजिटिव, जब ये 2 लूज करेगा तो कितने आएंगे, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ बैलेंस हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन के साथ। वहां पे क्या चढ़ेगा, 2 पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, Mg2 पॉजिटिव। अगर कोई 3 एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको क्या बेटा आएगा, Al3 पॉजिटिव। तो whenever any element loses 1 electron, definitely it occurs 1 unit positive charge, ठीक है ना। When it loses 2 electron, definitely 2 units of charge are developed on it. When any element loses 3 electron, then it becomes tripositive. 2 जब करेगा तो डाइपॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो जब कोई लूज करेगा, इसी तरह अगर कोई गेन करता है, मान के चलिए ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, वैलेंस में कितने हैं, 6। इसको कितने कि एल में कितने आने चाहिए, 2। ये मैंने पढ़ा है। तो 2 जब ये गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि पहले 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने 2 गेन किए तो कितने आ गए इसको बेटा, अब आ गए 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है। 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या चढ़ेगा, 2 नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, O2 नेगेटिव। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, वैलेंस में कितने हैं, 5। इसको कितने कम है नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, 3। जब ये 3 गेन करेगा तो कितने आएंगे, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ेंगे, 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। इसमें कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, कितना चार्ज चढ़ेगा, 1 चार्ज, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, यूनिनेगेटिव। इसको क्या कहेंगे, जब 2 आएंगे ऑक्सीजन पे तो इसको क्या कहेंगे, डाई नेगेटिव। जब 3 आएंगे, एंड जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या आ गया, N3 नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब मसला यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने लिया लिथियम, लिथियम को मैंने ऐड किया हाइड्रोजन, और यहां से क्या बन गया, लिथियम हाइड्राइड। ये आपको बेटा पता ही है, लिथियम रहेगा क्या, Li पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि Li जब लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा, Li पॉजिटिव। यहाँ से जो हमने हाइड्रोजन दिया, मान के चलिए अगर 2 देंगे, फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, वो क्या बनाएगा, हाइड्राइड आयन, क्या बन गया, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये 1 मोल है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका पानी, हाँ, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, जिसपे हम आएंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। पहले चेक करेंगे यहाँ पे बेटा, क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये H है यहाँ पे, तो ये हाफ रख सकते हैं, आ गया बराबर कि नहीं, बन गया ना इसका आधा,
H2 का आधा क्या हो गया, वो हो गया H। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको पहली डेफिनेशन कही कि इक्विवेलेंट वेट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइंस विद या डिस्प्लेस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे बताइए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए ये 1/2 क्या हो गया, एक हो गया ना आधा। ठीक है बेटा कि नहीं है। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर मैंने कहा है, इक्विवेलेंट वेट आप फिलहाल याद रखिए, मॉलिक्यूलर वेट अपान, मान के चलिए कुछ है इसमें, अब वो मैं अभी वो समझ आएगा। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका बराबर है ना, ये आधा हम रखेंगे तो ये बेटा क्या आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का आधा तो ये है, तो हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ रही कि नहीं। और यहाँ पे फिलहाल जो मैंने एन फैक्टर कहा या वैलेंसी, तो यहाँ पे एन वैल्यू क्या आएगा फिलहाल 1, अभी आप समझोगे। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहां से हमें ये समझ आ गया है कि यहां पे हमें पता चला कि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। मगर यहाँ पे ये 1 ग्राम आ गया कि नहीं, क्योंकि इसका आधा क्या है, 1/2। तो ठीक है ना बेटा, वो क्या आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक, तो अब देखेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैं ऐड करूंगा MgH2, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या आएगा Mg2 पॉजिटिव। और हाइड्रोजन गेन करेगा तो वो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये करेगा गेन, एक ये करेगा गेन। तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे, तो ये बनाएंगे बॉन्ड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, वो जब यही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनको स्टेबिलिटी आ गई ना, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या आ गया, MgH2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे आप बताइए, फिर से कहूंगा बेटा, फिर से, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या आएगा बेटा, Mg2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन लिया, इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, तो ये क्या अपना, ये क्या अपना। अब जब इसने, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये जो इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक लिया इसने, एक लिया इसने, तो ये क्या बन गया, H नेगेटिव। दूसरा भी क्या बन गया, H नेगेटिव। ये क्या बन गया, Mg, ये पॉजिटिव। H यहाँ से आएगा एक, और यहाँ से एक और आएगा, तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया कि नहीं। इसको नोट कीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा ये कि ये जो आपने मैग्नीशियम और हाइड्रोजन मिलाया, वहां से आपने MgH2 बनाया, तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मुझे किसमें, इसमें हमें निकालना है मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, खाली Mg का। तो वो क्या आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, जरा चेक कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना है मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर है 12, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 24। ठीक है बेटा कि नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 24 है। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा फिर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg कितना आएगा, वो आएगा 24। ठीक है बेटा कि नहीं। मगर यहाँ पे चेक करेंगे पहले, यहाँ पे कितने कितने ये कितने ग्राम ये आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम। मगर जब 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 ग्राम। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 2 ग्राम। मगर हम क्या कह रहे हैं, कोई भी सबस्टेंस अगर 1 ग्राम के साथ मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास बनता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे बेटा है ना ये, तो यहाँ पे अगर एक ही रखेंगे तो इसका मतलब उस वक्त कितना हमें मैग्नीशियम लेना है, 12 लेना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको करना है ना 2 से डिवाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ, फिर से समझाऊंगा। अगर हमने मैग्नीशियम लिया हाइड्रोजन के साथ, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने कितने ग्राम्स ले लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एक का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1 ग्राम।
2 का कितना हो गया 2 ग्राम। मगर हम इक्विवेलेंट मास किसके साथ देखते हैं 1 ग्राम के साथ, मगर यहाँ पे कितने हैं 2 ग्राम है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने उस 2 ग्राम के लिए 24 लिए, 1 ग्राम के लिए हमें कितने लेने हैं, फिर इसको डिवाइड करना है किससे, किसी नंबर से, 2 नंबर से, ठीक है कि नहीं। 2 नंबर से हमने डिवाइड किया, वही क्या बन गया इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या निकल गया 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अभी समझोगे। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर, उसमें पहले में 1 नंबर लिया लिथियम में, इसमें हमने 2 नंबर लिया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब एक और देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है। कैल्शियम अगर हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बन गया कि नहीं। अब मुझे बताइए कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्या है, वो कितना है बेटा 40 ग्राम्स, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब मैंने कहा मगर यहाँ पे ये कितने ग्राम आ रहे हैं, 2 into 1 ये 2 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है। मुझे इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, मुझे क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। मैं क्या करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल पहले हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट है बराबर, नहीं ये यहाँ पे 2 ग्राम है, ये यहाँ पे 1, तो इसका मतलब 40 ग्राम किसके साथ मिल रहे हैं 2 ग्राम के साथ। मगर हमें क्या देखना है डेफिनेशन के हिसाब से 1 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम अगर 2 ग्राम के लिए 40 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितने चाहिए, इसको क्या करना है फिर डिवाइड 2 से, तो वो क्या आएगा बेटा 40/2, वो क्या आएगा 20, ठीक है ना। इसमें भी n का वैल्यू क्या है 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी को एन फैक्टर कहते हैं या वैलेंसी फैक्टर, अभी मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को मान के चलिए 3 टाइम्स हाइड्रोजन मैंने लिया, तो यहाँ पे बन गया एल्युमिनियम हाइड्रेट, एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको एलेन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एलेन भी कहते हैं इसको, या एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कितने आ गए यहाँ से बेटा, ये 6 आ गए, ठीक है ना। इसको पहले चेक करेंगे, ये कितने आ गए 6 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे कितने आ गए 3। ये इस तरह भी रख सकते हैं ना, इस तरह भी रख सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, यहां से ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही। देखिए आप मुझे अब यहाँ पे बताइए ये कि अब हमें किसका निकालना है, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, मुझे किसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है मुझे। इक्विवेलेंट वेट हम क्या कहते हैं कि जब, हाँ एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एल्युमिनियम का 27 ग्राम, ठीक है ना बेटा, जरा समझोगे। मुझे कहो कि हमें यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा, ये कितने आ रहे हैं, हाँ ये 6 आ रहे हैं, हाँ ठीक, हाँ हाँ बताइए मुझे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मुझे आप बताइए 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 2 6, हाँ 3। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे आप कि यहाँ पे कितने ग्राम ये आ रहे हैं, फिर ये 6 ग्राम आ रहे हैं। मुझे क्या देखना है बेटा, ये क्या आ रहा है बेटा, ये 6 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, आ रहे हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ये कि अगर हम देखेंगे इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट, किसका निकालना है एल्युमिनियम का, हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या सपोज मैं इस तरह आपको बताऊंगा, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे आप बताइए इसमें हम क्या करेंगे जिसकी वजह से हम इस तरह, मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊंगा आपको। अगर एल्युमिनियम है, इसको मान के चलिए, मैंने सपोज मैं इस तरह बता रहा हूँ, इस तरह आपको, इस तरह आप समझोगे, इस तरह फॉर एग्जांपल आप समझोगे, इस तरह मैं आपको समझाना चाहूंगा। एल्युमिनियम है आपके पास, मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मुझे क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है। तो मुझे आप बताओ बेटा इसमें क्या करेंगे हम सपोज, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट इसका क्या है, मतलब 27 ग्राम्स। यहाँ पे ये कितने मिल रहे हैं, ये 3 है, ठीक है बेटा कि नहीं है, 3 ग्राम है। तो मुझे क्या निकालना इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, फिलहाल देखेंगे कोई नंबर, यहाँ पे कितने हैं 27 ग्राम्स है, ये 27 ग्राम्स कितने के साथ मिल रहे हैं, ये 3 ग्राम्स है यहाँ पे। मगर मुझे क्या देखना है अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट मास, हम क्या देखते हैं एडिशन ऑफ ये किसके साथ 1 ग्राम, हम फर्स्ट डेफिनेशन में क्या रखते थे 1 ग्राम।
बात समझ में? जब 1 ग्राम रखती है, यहाँ पे 3 ग्राम है, 3 ग्राम के लिए इतने मिल गए, तो आप मुझे बताइए 27 के लिए 3 ग्राम, ठीक है बेटा कि नहीं है? यानी 3 ग्राम हमें किसके लिए? 27 के लिए। 1 ग्राम के लिए कितना आएगा फिर? वो आएगा 27/3, ठीक है ना? तो 1 ग्राम के लिए कितने यूज हो जाएंगे? फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना है? डिवाइड 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हमने लगाया? n=3। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या निकल गया? n। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? नंबर कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी नंबर को हम बेटा कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर, या इसी को बेटा हम कहते हैं एन फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं? एन फैक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, ये तो था। जहां पर भी अब आपको देखना है 1 ग्राम ऐड किया तो हमें क्या निकला? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। देखो बेटा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। ये अगर सोडियम को लैब में सीधा वाटर के साथ मिलाएंगे तो आग पकड़ेगा, ठीक है बेटा कि सोडियम मेटल को। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे NaOH बनेगा कि नहीं? क्योंकि यहां से ये निकला NaOH, और क्या निकलेगा बेटा? तो निकलेगा हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटा देखो, मैंने ये भी कहा कि अगर 1 ग्राम के साथ मिलेगा तो इक्विवेलेंट मास, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर हमें अब देखना है बेटा, अब यहाँ पर भी चेक कीजिएगा ये, तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास देखना है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास देखना, वो किसके बराबर आता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कुछ नंबर। फिलहाल मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कुछ नंबर हम लेते हैं। वो मैंने अभी नहीं कहा वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो मुझे आप बताइए, यहाँ से पहले में ऐड होता था, इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें कंपाउंड से ही ये इसके साथ मिल रहा है और हाइड्रोजन क्या निकल रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये निकल रहा है। अब जब निकल रहा है तो कितना निकल रहा है? अगर ये आधा है इंटू हाइड्रोजन, ये मतलब 2 है, ठीक है ना, 2 ग्राम, तो ये क्या आएगा? तो निकल कितना रहा है? 1 ग्राम। बात समझ में? ये सही है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? सोडियम का अपॉन 1, ठीक है ना? वो कितना आएगा बेटा? अगर सोडियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना है? 23/1। तो ये तो था, क्या था ये बेटा? था ये जो जब डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना? या इसी तरह अगर पोटेशियम है वाटर के साथ, तो ये क्या आएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्या निकला? हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। तो निकला 1 ग्राम की नहीं, क्योंकि 2, ये हाफ है, ये 2 ग्राम से ये कट हो जाएगा तो 1 ग्राम हो गया डिस्प्लेस। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आएगा? कोई नंबर। वो नंबर फिर क्या लेना है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 39 है, तो वो क्या नंबर आएगा? वो वही है। बात समझ में? मगर उनमें एल्युमिनियम में नहीं था, वहां पे 3 ग्राम थे, इसीलिए उसको 3 हिस्से करने पड़े, 9। इसी तरह कैल्शियम में था फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या करना पड़ा? ये डिवाइड बाई 2, ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, मान के चलिए MgCl2, MgCl2 मैं लूंगा यहां पे, ठीक है बेटा कि नहीं है? इसको मैं फॉर एग्जाम्पल Na के साथ मिलाऊंगा, ये क्या बनेगा यहां से? या इस तरह, या इस तरह पहले मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बेटा ये कि हाँ, हाँ Na है, Na को मैंने क्या किया बेटा? हाँ Cl के साथ मिलाया, ये क्या बन गया? NaCl, ये NaCl बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं? अब मुझे कोई कहेगा आप मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट किसका बताओ? सोडियम का। तो यहाँ पे ये क्लोरीन कितना मिल रहा है इसके साथ? ये क्लोरीन कितना मिल रहा है? अगर यहाँ पे मैंने बेटा रखा हाफ टाइम्स क्लोरीन, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो हाफ टाइम्स क्लोरीन का मतलब ये है ना इंटू 2, ये कितना बन गया? 1 ग्राम। 1 ग्राम क्लोरीन में कितना होता है? 35.5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, जो हम रखते हैं 1, 2, 3। यहाँ पे n क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो 1 ग्राम ही आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। वो क्या बेटा आएगा? वो आएगा, वो कितना आएगा सोडियम का? 23/1। वो कितना आएगा? 23। अब जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है? ग्राम पर मोल या एटॉमिक मास यूनिट या यू से भी
सिंबलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो n का वैल्यू हमने देखा 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4 भी, अब देखेंगे हो सकता है फ्रैक्शनल भी आ सकता है, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए अगर ये लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से मैंने लिया सोडियम, यहाँ से बन गया ये, या मैं ये लूंगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस Na, ये क्या बनेगा, Ca कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स NaCl। देख लीजिए। अब मुझे बताइए इसमें निकालना है इक्वलेंट वेट ऑफ किसका निकालना है बेटा, हाँ कैल्शियम का। इक्वलेंट वेट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान कुछ नंबर होता है। फिलहाल मैंने वो नहीं कहा, n मीन्स वैलेंसी फैक्टर, अभी मैंने वो कुछ नहीं कहा, वैलेंसी फैक्टर, या इसको बेटा कहते हैं n फैक्टर, या इसको बेटा क्या कहते हैं, n फैक्टर कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। तो बेटा जरा मुझे बताइए आप, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का इसका वेट क्या आएगा, 24 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, वो क्या कितना आएगा, वो आएगा 71 और 24 वो कितना आएगा 595, वो कितना आएगा बेटा 95 ग्राम्स, वो कितना आएगा 95 ग्राम्स। इसका कितना आएगा 40, और ये बेटा कितना आएगा 71, वो कितना आएगा 111 ग्राम्स। जरा यहाँ पे बेटा आप दीजिए, जब 95 ग्राम्स हम देख रहे हैं, 95 ग्राम्स, यहाँ से मान के चलिए मैंने कहा कितना ऐड होना चाहिए 35.5, या कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, क्लोरीन बाहर निकलना चाहिए कंपाउंड में से निकल गया कितना, मगर यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 टाइम्स क्लोरीन है, तो ये क्या आएगा 35.5, ये क्या आ गया 71, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मगर हमें क्या चाहिए, हम इक्विवेलेंट वेट किस तरह निकालेंगे, तो इसका आधा ही लगेगा, इसका आधा, तो वो क्या आएगा फिर, इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, इसको क्या करना है, क्योंकि इसके लिए 2 निकल रहे हैं, 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, मगर हमारी इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन किस पे है, 1 पे, 1 ग्राम, तो इसके लिए अगर 95 हो गए, 2 के लिए, 1 के लिए कितना, इसका हाफ, यहाँ पे 2 आएगा, वो कितना आएगा 248 2725 47.5, इसका क्या निकला बेटा इक्विवेलेंट मास। अब इसका कैल्शियम का कितना निकल जाएगा, वो क्या है बेटा, यहाँ पे 111 ग्राम्स, ठीक है ना। उसने कितने दिए बेटा, 2 क्लोरीन, यहाँ से वो आ गया ना 35.5, वो कितना आएगा 71, मगर हमें क्या कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, कंपाउंड में से कितना निकलना चाहिए 1 ग्राम, उसी को इक्विवेलेंट मास कहेंगे। तो इसका हमें क्या करना है बेटा अपॉन 2, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, इसी को जो हमने 1 2 3 4 किया, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसको हम बेटा क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या कहते हैं इसको, एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर, वो आगे चलकर देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा मान के चलिए मैग्नीशियम है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, अगर मैंने ऑक्सीजन मिलाया, अब इन टर्म्स ऑफ मैंने आपको हाइड्रोजन भी दिखाया, डिस्प्लेस ऐड भी मैंने आपको दिखाया, क्लोरीन ऐड भी, और वहां से क्या ये हो गया, मतलब NaCl वहां पर भी आपने देखा, फिर आपने देखा माइनस भी देखा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की नहीं,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बेटा बनेगा तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, आप बताइएगा। अब ये है कि अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इन MgO, इसमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg इन MgO निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा जरा बताइए। अब इसमें ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 ग्राम। ऑक्सीजन में बेटा कितने होते हैं, 16 ग्राम होते हैं। तो 16 ग्राम से हाफ के लिए कितने हो जाएंगे बेटा, अगर यहाँ पे ये हाफ है, हाफ इंटू 2 आएगा ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो कितना आएगा फिर 16, अगर यहाँ पे इसके लिए है तो वो कितना आएगा 8 ग्राम। यहाँ पे बात समझ में आ रही, क्योंकि ऑक्सीजन एक जो है, ऑक्सीजन एक के लिए बेटा कितने हैं 16, दो का कितना है 32, 32 का हाफ कितना है बेटा 16। तो यहाँ पे ये बराबर हमारा आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कुछ नंबर, कुछ नंबर। अब मुझे पहले बोलिए यहाँ पे बराबर आ रहा है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का दो का कितना है बेटा 16, ऑक्सीजन का ओवरऑल कितना है ऑक्सीजन का, ये क्या हम लेते हैं बेटा 16 इंटू 2 हो गया ना 32 ग्राम। अगर इसका हाफ करेंगे वो कितना आएगा, वो 16 आएगा। मगर हमें क्या चाहिए 8 ग्राम, मगर ये कितने आ रहे हैं 16 ग्राम। तो वहां पे कितने ये यूज हो रहे हैं 24, मगर ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, किसके लिए 16 ग्राम के लिए। मगर हमें क्या कहती है डेफिनेशन 8 ग्राम के लिए, तो 8 ग्राम के लिए हमें क्या करना है 24/2, वो क्या आएगा बेटा 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है या यही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन ऐड किया तो ये क्या बन गया MgO। ये आपको पता है कैसे बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन जब गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 4 5 6, जब ये गेन करेगा 2 नेगेटिव, तो ये आ गया MgO। तो यहाँ पे मुझे बताइए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 इंटू 16, वो कितना आएगा बेटा 32 ग्राम, ठीक है ना। मगर अगर इसका हाफ भी करेंगे यहाँ पे 32, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 16 ग्राम, वो कितना आएगा 16 ग्राम। मगर आप मुझे यहाँ बताइए 16 ग्राम तो है, ठीक है ना बेटा, मतलब मगर यहाँ पे कितना आ रहा है 16। मगर हमने डेफिनेशन क्या दी है, हमने कहा है कि इक्विवेलेंट मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट या कंबाइन एलिमेंट और कंपाउंड दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइंस और डिस्प्लेसेस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम, मगर ये क्या है 16। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इसके लिए कितने यूज हो रहे हैं 24, किसके लिए 16 ग्राम के लिए, 8 ग्राम के लिए कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेटा इस यहाँ पे क्या आएगा n का वैल्यू क्या आएगा आप 2, वो क्या आएगा 24/2, वो कितना आएगा 12 ग्राम, यानी 12 आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। AMU में ले सकते हैं, ग्राम को पर मोल में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाया हाफ टाइम्स, ये क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, आधा आ गया ना, इसका आधा। तो यहाँ पे कितने ग्राम्स है ये 40 ग्राम, ये सूट कर रहा है फिर से, ये 32 ग्राम है, उसका हाफ करेंगे वो कितने आएंगे 16 ग्राम। तो मगर हमारी डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट मास के लिए 8 ग्राम के साथ मिलना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है 16 ग्राम। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन किसके कुछ n। तो इस n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर आधा ही लेना है ये, अगर 40 ग्राम 16 ग्राम के लिए, मगर इक्विवेलेंट मास के भी किसके लिए हम डिफिनेशन कह रहे हैं 8 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे फिर 40 का क्या करना है हाफ, तो क्या आएगा 40/2। तो यहाँ पे कोई फैक्टर आ गया ना n, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको ये क्या आएगा 20, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना बात। अब ये मसला जो इतना जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस है उनके लिए बहुत सारा ये मसला बनेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिर बनेगा, इसके लिए बहुत वर्क करनी है। अब इसके लिए इन्होंने बेटा देखो क्या किया, तो ये तो समझ आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सबस्टेंस is defined as the amount of substance element or compound that directly or indirectly combines or displaces with 1 gram of हाइड्रोजन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 13.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी तरह अब एन फैक्टर बेटा, अब यहाँ पे बेटा ये है कि अब बहुत सारी कैटेगरीज आ रही है। कैटेगरी में अगर हम देखेंगे बेटा ये कि पहले आप याद रखिएगा जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हाइड्रोजन होता है और लास्ट में बेटा क्या होता है हीलियम होता है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद बेटा क्या आ रहा है, फिर लिथियम आ रहा है, फिर लिथियम के साथ बेरिलियम है, फिर इसी तरह या फिर बीच में कौन सा आ रहा है, फिर फोर्थ पीरियड से कौन आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर यहाँ से क्या आ रहे हैं बेटा, ये आ रहे हैं बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर इस तरह हम देखेंगे बेटा, लिथियम हमेशा ये जो फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप जो है, फर्स्ट ए, ये सेकंड ए है, ठीक है ना। यहाँ से फिर ये क्या है बेटा, थर्ड ए, ये क्या है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ नोबल गैसेस, ठीक है ना, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो जब ये लूज इलेक्ट्रॉन करता है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, इसका एन फैक्टर हम मानते हैं 1, ठीक है बेटा कि नहीं, वैलेंसी फैक्टर। इसी तरह बेरिलियम है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सोडियम है, फिर यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ पे पोटेशियम है, फिर यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, एक, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, लूज एक इलेक्ट्रॉन हमेशा। और ये जो आपने मैग्नीशियम देखिए, स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो ये बेटा क्या आ गया, 2, ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद बेटा आ रहा है बोरान, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो ये क्या आएगा, 2, 8, 3। जब ये 3 लूज करेगा तो 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर उसके बाद कार्बन लूज नहीं करता है, अगर ये गेन करता है। फिर इसके पहले ये देखेंगे नोबल गैसेस, जो आपके यहाँ पे ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रांजिना, रेडन। तो ये कुछ नहीं है, जीरो वैलेंट, ये ना गेन करता है ना लूज करता है। फिर फ्लोरीन कितने करता है गेन, 1, क्योंकि फ्लोरीन का हैलोजनों का एक कम है, क्योंकि उनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको 1 चाहिए, तो 1। ऑक्सीजन को कितने कम है बेटा, 2, तो ये 2 गेन करेगा। नाइट्रोजन कितने हैं, तो 3 गेन करेगा इसकी वैलेंसी। फिर कार्बन क्या करता है, 4। तो ये ऑर्डर आप याद रखिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है बेटा कि नहीं है, 1, 2, 3, 4। फिर क्या आ रहा है, फिर वापस 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई कहेगा इसका एन फैक्टर क्या है, 1, इसका बेटा क्या है, 2, इसका क्या है फिर एन वैल्यू 3, इसका क्या है 4, इसका नाइट्रोजन क्या है 3, इसका क्या है ऑक्सीजन का 2, इसका फ्लोरीन का क्या है 1, इसका नियॉन का क्या है 0। ये छोड़ी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब इसमें बेटा ये जो है, इनकी अब कैटेगरी बनी है। ये हमें इक्विवेलेंट वेट समझ आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास को हमें क्या करना है, बराबर उसी तरह जिस तरह मोल में क्या करते थे, वेट ऑफ सबस्टेंस, यहाँ पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, मगर एन, एन हमें पता है एन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना बेटा। अब इसमें बहुत सारे, एक तो हो गए बेटा एलिमेंट्स, दूसरे हो गए बेटा एसिड्स, तीसरे हो गए बेसिस, चौथे हो गए सॉल्ट्स, पांचवें हो गए वो जहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। वहां पे अब यहाँ पे बेटा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए बेटा सोडियम है। सोडियम हमें पता है स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या करना पड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज। आपका मैग्नीशियम है, ये कितने लूज करेगा, 2। एल्युमिनियम कितने लूज करेगा, 3। लिथियम कितना लूज करेगा, 1। बेरिलियम कितने लूज करेगा, 2, ठीक है बेटा। कैल्शियम कितने लूज करेगा, 2, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अगर आपसे इसमें कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट इनका बताओ, एलिमेंटों का इक्विवेलेंट वेट बताओ, ठीक है ना। कोई कहेगा आपको NaCl में, या छोड़िए इसका मैंने एलिमेंट कहा अभी, आयॉन्स, ठीक है ना, या मैं आयन भी कैटायन भी लूंगा, यहाँ पे मैंने कैटायन दिए, इसमें दोनों ले सकते हैं, कैटायन भी लूंगा मैं, एनायन भी लूंगा मैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एलिमेंट भी ले सकता हूं। आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है सोडियम का, आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूलर वेट m अपॉन इसका, इसी को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर। इसका इसने कितने लूज किया है, 1 अपॉन m। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, 23 अपॉन 1। तो निकल गया। मैग्नीशियम का कोई कहेगा, अब मत वो कॉम्प्लिकेटेड करना है। अब कोई कहेगा मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट, इसका ये कितने लूज कर रहा है, एन फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर इसका 2। तो वो क्या आएगा, 24/2, वो कितना आएगा बेटा, 12। इसी तरह आपको एल्युमिनियम का कोई कहेगा, एल्युमिनियम का क्या निकलेगा बेटा, इस तरह। अब ये आ गया। अब इस तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एलिमेंट आ रहे हैं, एसिड्स आ रहे हैं, बेसिस आ रहे हैं, सॉल्ट्स आ रहे हैं, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है।
अब इसमें अगर हम देखेंगे, अब एसिड्स और बेसिस और साल्ट्स और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसमें फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अल्मोनियम 3 पॉजिटिव, मान के चलिए Li है, कॉपर है, मान के चलिए 2 पॉजिटिव, कॉपर C पॉजिटिव भी है, आयरन Fe 2 पॉजिटिव, फेरस आयरन फेरिक भी है Fe 3 पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव भी है, ठीक है कि नहीं है, निकल 2 पॉजिटिव भी है, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई कहेगा एलिमेंटों के बारे में इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n मींस n फैक्टर मींस वैलेंसी फैक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, n फैक्टर, इसको नोट कीजिएगा, n फैक्टर मींस वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है Na पॉजिटिव का, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे m, लेट m बी द मॉलिक्यूलर वेट, वो आपको पता है 23, इसका 24 है, 27 है, बात समझ। तो इसमें क्या करना है, इसकी कितनी वैलेंसी है 1, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया, ठीक है। कोबाल्ट का निकालना है तो क्या करोगे बेटा, m अपॉन इसको क्या करेंगे अपॉन 3, इसको सिल्वर का क्या है 108, इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट, क्या आएगा अपॉन 1, तो वो आएगा 108। इसी तरह आपको बेटा निकल का है, प्लैटिनम का है, तो वो क्या आएगा m अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी 1 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आयरन का अपॉन 2 है, इसका ये फेरिक है यहाँ पे, तो क्या आएगा 3, इसका यानी इक्विवेलेंट वेट। कॉपर का यहाँ पे क्यूप्रस है तो 1, ये क्यूप्रिक है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ पे प्लेटिनम है तो क्या करेंगे m अपॉन 4, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है तो क्या करेंगे m अपॉन 2, यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे अपॉन 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब आपको अब याद ही है, फॉर एग्जाम्पल ये तो थे कैटायन, अब हमारे पास अगर आ रहे हैं एनायन, ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन है 3 नेगेटिव, तो आपसे कोई कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा m। अब चार नेगेटिव हमें कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है चार्ज क्या है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है m/2। इसका इक्विवेलेंट वेट कोई कहेगा क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा, वो आएगा ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 714, इसका एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो अपॉन m/3। या अगर आपको फ्लोरीन कोई कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, तो आप क्या कहोगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसका कितना है 19 है, ठीक है ना बेटा, बात समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर अपॉन 1 है, क्योंकि नेगेटिव नहीं, हमें क्या देखना है नंबर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये भी चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, तो उसको हमें क्या करना है डिवाइड कुछ नंबर से, जो हमने देखा भी वो नंबर कहाँ से आ रहा है, उस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो वहां से उसी को हम बेटा क्या कहेंगे, वही उसका क्या बनेगा बेटा n फैक्टर वही बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा।